इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैपिटल मार्केट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसी को हम लोग सिक्योरिटी मार्केट के तहत भी हम लोग जानते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या जो टर्म्स होते जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होता है, और फिर सेबी के कार्यों के बारे में जानेंगे और स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो कैपिटल मार्केट से संबंधित है। और अक्सर जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं इसमें IAS हो गया और PCS के भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको, कैपिटल मार्केट। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूंजी बाजार, इसी को जैसे कि मैंने पहले ही बताया सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। तो इस जो पूंजी बाजार होता है क्या होता है, यह जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह प्रतिभूतियों अर्थात सिक्योरिटीज़, जैसे कि सिक्योरिटीज़ हम लोग कहेंगे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि, ये सभी सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले जान लें कि पूंजी बाजार क्या होता है। तो यह प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। यह वह बाजार है जहां पैसा एक साल या उससे अधिक समय के लिए लगाया जा सकता है। जैसे कि यह एक ये कह सकते हैं एक मंच की तरह है, मतलब कि एक आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है पूंजी बाजार के अंतर्गत, जिससे कि जो भी जैसे कंपनियां हैं या सरकार हैं ये अपना जारी करके शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इत्यादि जारी करके ये लंबे समय तक धन कमा सकती हैं और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। तो इसके लिए होता है, इसी को पूंजी बाजार कहते हैं। तो इसमें है पूंजी बाजार दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी, इसमें लिखा है यदि पूंजी जुटाने के लिए किसी उपकरण जो जैसे कि शेयर, बॉन्ड की बिक्री जुटा, जैसे कि सीधे सीधे ये प्राथमिक बाजार का मतलब है जैसे कि अगर कोई कंपनी है, ठीक, उसको अगर धन चाहिए होगा तो वो क्या करती है, सबसे पहले जैसे कि अपना शेयर जारी करती है, अपने आवश्यकताओं के लिए शेयर जारी करती है, तो उसे किसी ग्राहक द्वारा खरीदा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। वो एक निश्चित अवधि के लिए शेयर जारी करेगा कंपनी, और क्या हो रहा है, उपभोक्ता जो ग्राहक होगा इसको खरीदेगा, और जैसे कि समय जब पूरा होगा तो उसे वो मतलब ऋण जितना है उसको ऋण के साथ उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें प्राथमिक बाजार होता है जिसमें कि जो कंपनी और ग्राहक के बीच जो शेयर धारक है उसमें इन लोगों का सीधे का संबंध होता है, सीधे खरीद बिक्री होती है। लेकिन वही सेकेंडरी मार्केट हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि इस पे मतलब डायरेक्ट जो कंपनी है वो मतलब कि अपने शेयर धारकों से संबंध नहीं रखती, बल्कि यहाँ पे जो शेयर धारक उसके होते हैं, जो कंपनी के शेयर धारक, कई शेयर धारक होंगे, एक तो होंगे नहीं, तो वो शेयर धारक जो है वो सभी शेयर धारक आपस में वो लोग जो व्यापार मतलब कि शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, बॉन्ड की खरीद बिक्री करते हैं, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो ये हम लोग देख लिए प्राइमरी, जिसमें कि कंपनी और जो शेयर धारक है सीधे का संबंध होगा, और जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें जो शेयर धारक हैं वो आपस में एक शेयर धारक दूसरे शेयर धारक से संबंध स्थापित करके और मतलब कि शेयरों की खरीद बिक्री करेंगे, ठीक। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रतिभूति। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इन सभी को प्रत्येक जो शब्दावलियां हैं इसको हम लोग जान लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं प्रतिभूति, सिक्योरिटी। तो ये क्या है? यह वित्तीय संपत्तियां जैसे कि शेयर, डिबेंचर व अन्य ऋण पत्रों के लिए संयुक्त रूप से प्रतिभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी शेयर होते हैं शेयर होते हैं मतलब कि एक तरह से वो ऋण पत्र ही जो भी हैं
तो उन सबको समग्र रूप से जो सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। तो आप देख लें कि जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं। जो बॉन्ड होते हैं यह जो बॉन्ड होते हैं ये भी ऋणबद्ध होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये सरकारी तौर पे, जैसे सरकार, राज्य सरकार या कोई संस्था जो सरकारी लेवल का है वो इसे जारी करता है, और इसकी एक निश्चित अवधि और दर होते हैं। और वही डिवेंचर भी ठीक वैसा ही होता है, बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन डिवेंचर में ये होता है कि इसे किसी कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, मतलब कि सरकार इसे नहीं जारी कर सकती, नहीं जारी करती है, ठीक। और ये भी एक निश्चित समय के लिए होता है। तो ये हुआ डिवेंचर और बॉन्ड में अंतर और दोनों के मतलब। आगे हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअल फंड। तो ये क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे कि कोई भी किसी व्यक्ति के पास मतलब कि वो शेयर मार्केट के थ्रू धन कमाना चाह रहा हो, लेकिन क्या है कि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा कि वो अपने जो संपत्तियां हैं उसको किसी मतलब जानकार जो है इससे संबंधित जो है, शेयर बाजार से संबंधित व्यक्ति है, उसको व्यक्ति या संस्था को दे देगा, और वो क्या करेंगे कि उसके पैसों को विभिन्न तरीके से यूज करके जो भी उसके प्रॉफिट होगा उसके पैसे से वो उसको मतलब कि लाभ के तौर पे देंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप लोग इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई 1988, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स, इसको आप लोग मतलब कि ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेबी जो भी संस्थान वगैरह है, इससे क्वेश्चन जो यूपीएससी है उसमें काफ़ी क्रिएट हो रहा है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना है। और जैसे कि कोई भी पूछ लेता है कभी भी एग्जाम में कि किस तरह की बॉडी है, तो इसमें साफ साफ आप लोग लिखे हुए दिख रहे हैं कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1900 सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक। और यह सेबी अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित है, और इसके जो संस्थापक जिसे कह सकते हैं वो IDBI, ICI, IFCI है। ये सभी इसके जो है स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। और इसके जो है हम लोग देख लें कि चेयरमैन कितने होते हैं, तो इसके चेयरमैन और सदस्यों को मिला के टोटल 9 होते हैं, जिसमें कि एक चेयरमैन हो गया, फिर दूसरा यह वित्त तथा कानून मंत्रालय के एक सदस्य होंगे, और फिर इसके RBI का एक सदस्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और इसके अंतर्गत 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य में एक जो होता है वो चेयरमैन ही होता है, बाकी 3 अन्य सदस्यों में से होते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि इसके स्थापना कब हुई और ये किस तरह की संस्था है, और फिर इसके सदस्य कितने हैं, तो ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो है इसको मतलब कि सेबी किन किन कार्यों को करता है, या फिर इसके अधिकार क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, जैसे पहला आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रार, उप दलाल मतलब इत्यादि, जब भी सभी जो है इन सभी का रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण करता है। इसके अलावा विभिन्न शुल्कों की वसूली करता है, जैसे कि इसके द्वारा शेयर जारी करने वाली कंपनियों के कुल इशू के 1% को जमानत के तौर पे रखा जाता है। जैसे कि जितनी भी संस्थाएं, कंपनियां हैं, वो अगर मतलब शेयर बॉन्ड जारी करती हैं तो उनके जो भी 1% जमानत के तौर पे रखा जाएगा कुल इशू के। और फिर तीसरा हम लोग देख रहे हैं निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, ठीक। जैसे कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, इसके लिए
वो प्रोत्साहन करती है। फिर चौथा है कि स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच तथा उनकी लेखा परीक्षा। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि उसकी विभिन्न गतिविधियों को यह ध्यान देती है, उसकी मध्यस्थों को क्या कौन कौन है इसकी जांच करती है, ठीक, और उनकी लेखा परीक्षा भी करती है। पांचवा हम लोग देख रहे हैं उन कार्यों का निष्पादन जो इसे समय अनुसार सौंपा जाए। जैसे कि अगर कोई भी इसको कार्य सौंपा जाता है तो उन कार्यों को भी ये करती है। तो ये हमारा रहा सेबी के अधिकार या कार्य भी कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, तो यह एक संवैधानिकृत वित्तीय संगठन है जहां प्रतिभूति बाजार के संगठकों जैसे शेयर, बॉन्ड, सॉरी यहाँ बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड होगा, डिवेंचर इत्यादि की खरीद बिक्री की जाती है। तो यह एक मतलब कि संगठन है जिसके थ्रू जो भी कंपनियां, संस्थाएं, सरकार जो भी है, इसके थ्रू जो शेयर और बॉन्ड इत्यादि की खरीद बिक्री करते हैं। तो हम लोग देख लें कि इसके कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य हैं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के जो कार्य हैं, तो इसमें है कि विभिन्न स्टॉक की खरीद बिक्री कराकर बाजार में तरलता उपलब्ध कराना। जैसे कि तरलता से मतलब कि अगर यह विभिन्न शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री की जो है सुविधा देता है, इससे क्या होगा कि मार्केट में कोई भी कंपनी आसानी से अपना निवेश कर सकती है और जो आम जनता है या कोई भी इससे अपना लाभ कमा सकता है, अपने विभिन्न गतिविधियों, विकास की गतिविधियों में इसे लागू कर सकता है और इसे मतलब कि जो महंगाई वगैरह इसको भी कुछ हद तक इससे कम किया जा सकता है। और फिर है कि दूसरा है सेकेंडरी मार्केट का, यह अकेला सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जैसे कि इसमें शेयर धारक और दूसरे शेयर धारक, एक शेयर धारक दूसरे शेयर धारक के द्वारा जो खरीद बिक्री शेयरों की जाती है उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो उसके लिए यह अकेला सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और स्टॉक या शेयर आदि के मूल्य का निर्धारण करके निवेशकों को इस अति महत्वपूर्ण सूचना को उपलब्ध कराता है। तो जैसे कि यह जो संस्था है स्टॉक एक्सचेंज है, तो यह विभिन्न शेयरों के मूल्य निर्धारण करता है, उसकी सूचना देता है। और फिर तीसरा है कि यह संस्थानीकृत नियमों प्रक्रियाओं के अनुपालन द्वारा यह प्रतिभूति बाजार के विभिन्न सोर्स की रियलिटी का गारंटी देता है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे किस आधार पे शेयर खरीदे या बेचे, तो इसके लिए यह मतलब कि ये विश्वास दिलाता है कि आप लोग मतलब शेयर आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और फिर चौथा है कि लिस्टेड कंपनियों को उनके वर्तमान स्टॉक धारकों की सूचना देना। जैसे कि कोई भी इसके स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड है तो उनको क्या करेगी कि मतलब कि उसके जो स्टॉक धारक हैं कौन कौन हैं इसकी सूचना देगी। और फिर पांचवा अपने सूचकांकों के द्वारा प्रतिभूति बाजार की वर्तमान स्थिति सूचना उपलब्ध कराना। तो ये रहे आपके मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कार्य रहे। ठीक, आगे हम देखते हैं कि अब थोड़ा जान ले कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब कि भारत में कितने हैं और कौन कौन हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज था, जिसे मतलब कि स्थापित किया गया था 1817 में। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ठीक, और जैसे कि अगर वर्तमान समय में देखा जाए कि कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 26 हैं, जिसमें 7 राष्ट्रीय और 19 प्रादेशिक हैं। तो हम जो राष्ट्रीय हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय में सबसे पहले है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1992 में तथा इसका मतलब परिचालन मतलब कार्य करना शुरू किया 1994 में। और इसके अंतर्गत 2 सूचकांक जारी किए जाते हैं। पहला है S&P CNX
15 और दूसरा S&P CNX 500। तो ये हो गया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर है दूसरा OTCEIC ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे तो इसको मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में डिटेल से ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब कि इसके बारे में जानना है तो आप लोग रमेश जी की बुक देख लीजिएगा कि विस्तृत रूप से इसमें आपको मिल जाएगा। और फिर क्योंकि मतलब अगर पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा तो फिर आगे जो हमारे महत्वपूर्ण हैं टॉपिक वो छूट जाएंगे और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको जो साथ हैं इसको आप लोग उसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोटे तौर पे, तो हम लोग जैसे दूसरे की बात कर रहे थे OT सेल, तो ये है ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तीसरा है ISE इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और चौथा है PSE मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 2002 में, जैसे कि पहले वाला जो है प्रथम जो था उसी का 2002 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में चेंज कर दिया गया। और इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 सेंसेक्स जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला सेंसेक्स, दूसरा BSE 200, BSE 500, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अंतर्गत 4 सेंसेक्स जारी किए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और पांचवा इंडोनेक्स्ट है, छठा इमर्ज है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि यह जो स्टॉक एक्सचेंज है यह है लघु और मझोले कंपनियों को समर्पित है। और इसी तरह ये BSESM जो है ये भी लघु और मझोले कंपनियों के लिए है। और इसमें आप लोग जो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो इमर्ज जो है NSE द्वारा स्थापित किया गया था, और जो BSEM जो है वो BSE मतलब कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित किया गया। तो ये हमारे रहे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें कौन कौन मतलब कि किरदार जो है कार्यरत रहते हैं, कैसे कार्य मतलब कि करते हैं। तो जो इसके कैरेक्टर्स प्रमुख हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रोकर। अक्सर ब्रोकर नाम सुन लेते हैं, तो ब्रोकर किसको कहते हैं? तो ब्रोकर यह स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य होता है जो अपने ग्राहक के तरफ से शेयर या प्रतिभूति खरीद या बेच सकता है। यह कुल सौदे पे अपनी दलाली या कमीशन लेता है, इसलिए इसे कमीशन ब्रोकर भी कहते हैं। तो यह जो ब्रोकर जो होता है, जैसे कि अगर हम ही चाहें, अगर हमें इन्वेस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या करेंगे, मतलब कि वहाँ पे हमें शेयर खरीदना है, तो ये ब्रोकर जो हैं उसमें हमारी हेल्प करेंगे और उसकी खरीद बिक्री करेंगे। और जैसे कि जो भी लाभ होता है उसका कुछ अंश यह अपने पास रखेंगे, इसे कमीशन ब्रोकर भी कहते हैं। और यह पंजीकृत होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। और फिर यह है फुल सर्विस, इसमें फुल सर्विस ब्रोकर है। यह ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं जो निवेश संबंधी सलाह देते हैं, ग्राहक पोर्टफोलियो बनाते हैं और कमीशन के अलावा ग्राहक को लाभ शेयर खरीदवाने के लिए उधार तक देते हैं। तो जैसे कि ऊपर ब्रोकर का जो ऊपर वाला हम लोग देख चुके हैं, उसमें ये तो जैसे कि हमें ज़रूरत थी, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो सिर्फ खरीद या बेच सकता है। लेकिन इसमें है कि ये इसके अलावे भी यह जैसे कि हमें शेयर खरीदना है उसके लिए उधार तक भी दे सकता है। तो ये है फुल सर्विस ब्रोकर। और फिर जॉबर, यह दूसरे ब्रोकर के लिए निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रोकर भी कहा जाता है। भारत में इन्हें तराबानी वाला का भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ब्रोकर हैं उनको मतलब कि अगर निवेश संबंधी अगर कुछ उधार चाहिए होगा या पैसे की ज़रूरत है, तो ये जॉबर उन्हें ब्रोकर को उपलब्ध कराते हैं। ठीक। और फिर है मार्केट मेकर।
तो इनका काम जॉबर के तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि दो तरह के दरों को या एक ही समय में जारी करते हैं, जैसे कि बेचने और खरीदने को दोनों को एक ही साथ जारी करते हैं। ये हो गया मार्केट मेकर। तो हम लोग देख लिए कि जो करेक्ट मतलब इसके स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख करेक्टरों के बारे में हम लोग जान गए। हम लोग अब देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस टर्म्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि जैसे कि अक्सर ये हम लोग सुनने को मिल जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या होता है। तो इस जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उसको हम लोग जान लें। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट शेयर बोनस, स्क्रिप्ट शेयर या बोनस, तो यह बोनस शेयर, तो यह वह शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में उपलब्ध किया जाता है, उसे स्क्रिप्ट शेयर या बोनस शेयर कहते हैं। जैसे कि यह क्या करेगा कि कंपनी जो होगा पुराने शेयर धारक हैं उसको मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। फिर है स्वीट शेयर, तो स्वीट शेयर यह वैसा शेयर है जैसे कि पहले में देखें हम लोग कि ग्राहक को यह मुफ्त में उपलब्ध कराए, और ये स्वीट शेयर जो है यह कंपनी द्वारा अपने कार्मिकों को ही दिया जाता है। तो इसमें ये अंतर है, बाकी दोनों मुफ्त में ही उपलब्ध कराए जाने वाले शेयर हैं। और फिर है वायदा, जैसे कि वायदा जो बाजार होता है उसमें किसी भी वस्तु के लिए फ्यूचर के लिए बोली लगाई जाती है, किसी भी, जैसे कि अगर हम मान लें कि अनाज ही हो गया, कोई गेहूँ हो गया, किसी भी चीज़ के लिए वो उसकी मतलब कि बाद के लिए बोली लगाई जाती है फ्यूचर, इसलिए इसे फ्यूचर बाजार या वायदा कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं न्यासी या डिपोजिटरी, शेयरों के जब प्रमाण पत्रों को पेपर लेस रूप में जमा करने की ही व्यवस्था को न्यासी या डिपोजिटरी कहते हैं। जैसे कि शेयर के जो भी हम लोग लेते हैं प्रमाण, तो उसके मतलब पेपरलेस अर्थात मतलब कि जो है कंप्यूटर के थ्रू हम लोग अपने प्रमाण पत्र को सेव रख सकते हैं, तो उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। और फिर कर्व ट्रेडिंग क्या है? स्टॉक एक्सचेंज से बाहर स्टॉक का लेन देन जो होता है, जैसे कि अब इसको हम लोग ऐसे जान सकते हैं, जैसे कि हमारा जो भी है शेयर मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाता है, ठीक, और इसे शाम को 5 बजे तक चलता है। तो क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत कार्यरत होते हैं, जैसे ब्रोकर हो गए, मार्केट मेकर हो गए, तो पंजीकृत जो उसके अंदर होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि गलत तरीके से इसके बाद में भी, जैसे कि 5 बजे के बाद हो गया आपका 6, 7, 8, 9, 10, तो उस समय भी क्या करते हैं कि ये शेयर के कार्य करते रहते हैं और स्टॉक के लेन देन करते रहते हैं। ये तो तरीका गलत है, लेकिन इसी को नाम दिया गया है कर्व ट्रेडिंग, मतलब कि जो हमारा शेयर का टाइम है उसके बाद में जो शेयर लेन देन किया जाता है स्टॉक का, तो उसे हम लोग उसे कहते हैं कर्व ट्रेडिंग। और दूसरा है, और भी देख रहे हैं, देय पूंजी या पेड ऑफ कैपिटल, यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि किसे कहते हैं, मतलब उससे कहते हैं जो अगर कोई भी कंपनी है, एक तो अपना प्रॉफिट कमा रही, कोई भी अगर किसी चीज़ से संबंधित, अगर ब्रेड को मान लीजिए, ठीक, या फिर बाल्टी, जो भी है, अगर उसके तो व्यवसाय कर ही रही है, उसका उत्पादन कर रही है, उसकी बिक्री कर रही है, लेकिन जो शेयर के द्वारा यह लाभ कमाती है उसको देय पूंजी के अंतर्गत कहा जाता है, पेड ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग या वस्तु व्यापार। यह क्या होता है? यह वस्तु व्यापार उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार स्टॉक जैसे शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड इत्यादि का व्यापार स्टॉक बाजार में होता है, इसी तरह यह वस्तु व्यापार होता है। तो वस्तु व्यापार में क्या होता है, इसमें जो है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे शेयर, बॉन्ड हो गया,
ठीक, उसकी खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन जो वस्तु व्यापार है इसमें हम लोग अनाज, सोना, तेल इत्यादि जो भी हमारी वस्तुएं हैं उससे उससे संबंधित हम लोग से मतलब कि व्यापार करेंगे। तो ये हमारा वस्तु व्यापार हो गया। तो अब है कि जैसे कि जो शेयरों की खरीद बिक्री के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो इनके लिए स्पॉट एक्सचेंज होता है। ठीक, तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि कृषिगत जो भी है, कृषिगत वस्तुओं के लिए खरीद बिक्री करना उसे कहेंगे। मतलब किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा स्पॉट मतलब उसका सूचकांक कौन है? उसका प्लेटफॉर्म जो देता है वो स्पॉट एक्सचेंज कहा जाता है उसको। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इसका अर्थ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कृषिगत वस्तुएं जैसे सोना, चांदी सहित विशिष्ट उत्पादों के क्रय और विक्रय संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो, इसे वस्तु व्यापार स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं। तो मतलब कि कोई भी जो कृषिगत वस्तुएं हैं या सोना चांदी है उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो क्रय विक्रय हो उसको हम लोग स्पॉट एक्सचेंज का नाम देते हैं। और भारत में फ़िलहाल में कितने हैं? कुल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? 4 हैं। ये मतलब कि मुझे महत्वपूर्ण, इसको याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। वैसे आप लोग अगर एमएससी की बुक पढ़ेंगे इकोनॉमी की, उसमें पूरा लिखा हुआ है। चलिए कुछ बता देते हैं। जैसे कि 4 जो हैं स्पॉट एक्सचेंज, उसमें नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है, फिर एनसीडेक्स स्पॉट एक्सचेंज है लिमिटेड है, रिलायंस स्पॉट एक्सचेंज है और इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज है। तो इसके अंतर्गत ये 4 हैं। बाकी आप लोग उसके बारे में विस्तृत स्टडी के लिए उसको देख सकते हैं। अब है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। ये भी हमारे मतलब कि इस बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, तो इसको चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं मंदड़िया, ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो इसको बियर कहते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जैसे कि वह व्यक्ति जो आने वाले समय में मूल्य गिरावट की सोच के कारण अपने शेयर बेच कर लाभ अर्जित करता है। जैसे कि मंदरिया उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो क्या कर मतलब उनकी वो देखते रहते हैं कि आगे हो सकता है कि मेरे शेयर का मूल्य गिर जाए। इस डर के कारण क्या करते हैं कि इससे पहले ही मतलब उस समय आने से पहले ही अपने शेयरों की बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये हो गए, इन्हें कहा जाता है मंदड़िया। और जो व्यक्ति तेजड़िया ठीक इसके विपरीत है। जैसे कि वो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि आगे हो सके मेरे शेयर के मूल्य जो हैं बढ़ जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो ये तो करेंगे कि अपने शेयर की मतलब कि बिक्री पे रोक लगा देंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका खरीदारी करने लगेंगे, शेयरों की खरीदारी करने लगेंगे ताकि हमारा भविष्य में फ़ायदा हो ज़्यादा शेयर रहने के, क्योंकि इनकी सोच ये है कि इन शेयरों के दाम भविष्य में बढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं एंजल निवेशक। ये एंजल इन्वेस्टर ये क्या होते हैं? एंजल निवेशक ऐसा निवेशक है जो उद्यमियों यहाँ पे उद्यमी होगा और को मतलब उद्यमी जैसे कि कोई भी फैक्ट्री मालिक है वो भी को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए मतलब कि कोई भी अगर फैक्ट्री या फिर कुछ भी कंपनी स्थापित करना चाहता है उसके लिए क्या करते हैं? एंजल निवेशक ऋण सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। ठीक, लेकिन इसको एंजल क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो होता है उद्देश्य जो होता है वह ये नहीं होता है कि हमको इस मतलब जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए हैं उस पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, बल्कि इनका ये उद्देश्य होता है कि यह जो व्यवसाय में लगाया जाए वो व्यवसाय सफल हो। ठीक, और यह जो मतलब कि ऋण उपलब्ध कराते हैं विभिन्न उद्यमियों को। ठीक, तो उसको क्या करते हैं कि बिना मतलब कि आसान ऋण आसान दरों पे उपलब्ध कराते हैं। तो इन्हें एंजल निवेशक या एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अब देख रहे हैं कि हेज फंड क्या है?
यह ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवसाय अपने आप को मूल्य परिवर्तन के जोखिम से बचाना चाहता है, और यह निवेश योग्य पूंजी है जो किसी अर्थव्यवस्था की ज़्यादा लाभकारी क्षेत्रों की काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो जैसे कि हेज फंड ऐसा है, प्रक्रिया है जो मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाभ ही कमाना चाहता है, और उसी की मतलब चारों तरफ तलाश में रहता है, उसी क्षेत्र में ही जाता है हेज फंड मतलब इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा लाभ हो। तो यह हो गया हेज फंड। तो आगे हम लोग देख रहे हैं डिरेवेटिव्स। ठीक, तो ये क्या है? यह एक ऐसा उत्पाद जिसका मूल्य एक या उससे ज़्यादा मूल्य चरों से संविदागत तरीके से प्राप्त किया जाता है। इसमें निहित संपत्ति इक्विटी, विदेशी मुद्रा, वस्तु या कोई अन्य संपत्ति हो सकती है। तो यह जो है मतलब कि ऐसा मूल्य है जिससे कि एक ऐसा उत्पाद संविदागत मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ये हमें समय समय पे तरीके से प्राप्त होता है। तो ये किस में प्राप्त हो जाएगा? ये तो आपका या तो विदेशी मुद्रा होगा, वस्तु होगी, वस्तु में मिल सकता है, या अन्य परिसंपत्तियों में जो है डिरिवेटिव्स मिल सकते हैं, मतलब कि इसका यह मिल सकता है, इसका मूल्य मिल सकता है। ठीक, तो ये हो गया डेरिवेटिव्स। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं पी नोट्स। इसे पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहते हैं, और ये इस तरह की पी नोट से संबंधित क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो यह भारतीय संदर्भ में पार्टिसिपेटरी नोट्स मुख्यतः एक जो डेरिवेटिव्स हैं जो सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों के आधार पर विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है, वह उसे कहते हैं पी नोट्स। ठीक, तो यह जो होता है पी नोट्स होते हैं, यह से मतलब कि जो इसके धारक होते हैं वो क्या सेबी के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, और यह विदेशी मतलब कि जैसे कि विदेशी होते हैं, जैसे कि ये विदेशी होंगे और वो भारत के अंतर्गत सेबी के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, और भारतीय प्रतिभूतियों को विदेशी मतलब कि विदेश में ही जो भारतीय शेयर है, बॉन्ड्स इत्यादि को विदेश स्तर पे विदेश में इसे जारी करेंगे। तो ये इसे पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं। और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं आईपीओ। तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है तो उसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर नाम दिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका आईपीओ। और फिर है प्राइस बैंड। वह प्रक्रिया जिसमें कंपनी एक मूल्य पर सार्वजनिक शेयर जारी करते हैं समय कीमतों की एक रेंज प्रदान करती है, और यह शेयर आवेदक पर छोड़ दिया जाता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को शेयर दिया जाता है। तो ये जो प्राइस बैंड है, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक, तो अगर उसे किसी चीज़ की मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग ही है, तो उसका क्या करेगी कि उसके अपने कीमत तय कर देगी। मान लीजिए कि उसका वह 100 रुपये कीमत या 100 रुपया उसका तय कर दी, ठीक, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, इसकी बोली लगाई जाएगी, जो मतलब कि यह आवेदकों जैसे कि जो भी इसे प्राप्त करने वाले हैं उसके ऊपर छोड़ दी जाएगी कि आप जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो इसको मतलब कि उस बिल्डिंग या भी जो भी वस्तु है, जो भी इसके अंदर जारी किया गया जिसके लिए बोली लगाई जा रही है, वो प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया प्राइस बैंड। तो ठीक है, तो हम लोग आज ये इतना ही करेंगे, और फिर इसमें हम लोग कैपिटल मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किए, उसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू को जाने उसके बारे में, और इस तरह के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा।
तो इसको ध्यान में रखेंगे और विभिन्न पहलुओं को भी अच्छे तरीके से हम लोग उस पर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग आगे आगे हम लोग मुद्रा बाजार पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।